नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको पढ़ाएंगे वर्ब। वर्ब जिसको कि हिंदी में कहा जाता है क्रिया। देखिए, वर्ब जो है वो हर सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, टेंसेस के अंदर भी हम बार बार बोल रहे थे यहाँ पे वर्ब कौन सी आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। यानी सारा का सारा जो डिपेंड कर रहा था हमारा टेंस, वो वर्ब और इसकी फॉर्म्स के ऊपर कर रहा था। यानी जो जिसको ये देखना है टेंस के अंदर कैसे यूज किया जाता है, वो टेंस वाली वीडियो देख लेना। टेंस वाली वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके डाल दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप वर्ब की जब बात करते हो और हम वर्ब को डिफाइन करना चाहें, वर्ब की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर हम वर्ब को डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन। ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, राइट, ऑकुरेंस, जिनका मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं, और या एंड कुछ भी लगा सकते हो आप, एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कार्य के होने की जो अवस्था है उसको आप कहते हैं एग्जिस्टेंस। तो ऐसा एक वर्ड होता तो वर्ड ही है, सबको पता है। वर्ब भी अपने आप में एक वर्ड ही है, ठीक है। और वर्ब के बारे में ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस नीड्स ए वर्ब। हर सेंटेंस को क्या चाहिए, वर्ब। यहां पर भी है, वर्ब लगाई है हमने। तो वर्ब के बिना कोई भी, जब भी आप किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने कहा हर सेंटेंस में वर्ब की जरूरत होती है। ही, एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखते हैं, ही इज ए गुड बॉय। राम ड्राइव्स कार। आई वेंट टू दिल्ली। ये आपके जो है नॉर्मल सेंटेंस हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जिनकी ज़रूरत आम खास आपको हमेशा पड़ती रहती है। इन सेंटेंसेस के अंदर भी आपको वर्ब मिल जाएगी। ही इज़ ए गुड बॉय, इसमें कोई वर्ब नहीं दिख रही है ना, लेकिन ये इज जो है ये वर्ब है। इज का मतलब क्या हुआ, है राम अच्छा लड़का है यानी वर्तमान समय में अभी राम अच्छा लड़का है। इसका मतलब है यहां पे आ गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का होना। क्या होना, राम क्या है, अच्छा, राम का अच्छा होना। राम ड्राइव्स ए कार, राम ड्राइव्स कार या ड्राइव्स ए कार। ड्राइव्स जो है वो क्या है, ड्राइव्स हो गया आपका वर्ब, यानी एक्शन। क्या करता है, चलाता है कार को, हाथ पैर हिला रहा है। और हाथ पैर जब बंदा हिला रहा है तो वो क्या होता है, एक्शन। आई वेंट टू दिल्ली, कहाँ पे गया, दिल्ली। तो ये आपका क्या है, वर्ब। यानी जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि सेंटेंस की जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर आप पढ़ते हो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इन तीनों को आप स्टडी करते हो तो आप देखते हो इसके बिना सेंटेंस जो है वो नहीं बन सकता। सीधा आप लिखो ही गुड बॉय, सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। राम ड्राइव्स को आप कवर कर लो, राम कार, क्या राम कार, कुछ नहीं, सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है। आई दिल्ली, क्या आई दिल्ली, जब तक आपने वर्ब नहीं लगाया तो सेंटेंस नहीं बन रहा। इसलिए कहते हैं वर्ब जो है वो मस्ट होता है, वर्ब का किसी भी सेंटेंस के लिए होना बहुत जरूरी है।
किसी में वर्ब छोटा लग जाता है, किसी में वर्ब बड़ा लग जाता है। वो वर्ब के अपने अपने जो है अलग अलग सिस्टम है कि किसके अंदर कौन सा वर्ब आना है। लेकिन सीधी सीधी बात यह है, वर्ड वो होता है जो एक्शन को दिखाए, यानी हम हाथ पैर हिला करके अगर कुछ भी करते हैं, राइट, यानी शरीर का अंग अगर हम हिला रहे हैं जिसमें हमारी एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, ऐसा कोई भी काम करते हैं, जैसे बोलना, बोलने में भी ऊर्जा लगती है, तो क्या हो गया, एक्शन। उठना एक्शन, बैठना, इन सब में एनर्जी कंज्यूम होती है। जिन जिन सब कामों में जिनमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हो गए हमारे एक्शन। और ऑकुरेंस, ऑकुरेंस यानी किसी भी चीज का कहीं पर होना, जैसे हम कहते हैं दिल्ली इज लोकेटेड, राइट, इस तरह से जब इस्तेमाल करते हैं कि जयपुर इज लोकेटेड, इस तरीके से आप कोई भी किसी की स्थिति की बात कर रहे हो, ऐसी तो यानी किसी अवस्था की जब बात करते हो कि वो कहां पर स्थित है, तो वो भी क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग, होने की दशा, जैसे वह यहां रहता था, अगर आप बात करते हो ही लिव्ड हियर, ठीक है, इसमें या वाज लगा करके कहते हैं ही वाज लिविंग हियर, वह यहां रह रहा था, उसकी दशा क्या थी कि वो अब नहीं है, पहले रह रहा था। यानी किसी कार्य के होने की दशा का, उसके एग्जिस्टेंस का पता चलता हो जिस शब्द से हमें कि है, था, रहेगा, इस तरह से, तो इनके लिए आप क्या कहते हैं, इसको आप स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है वर्ब के अंदर। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस की रीड होती है। रीड जैसे शरीर के बीच में होती है, हेड हो गया, नीचे पैर हो गए, बीच में क्या है, रीड। तो ये आपके किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, हेड। ये आपके किसी भी सेंटेंस के क्या हो गई, फुट। और ये क्या हो गई, ये हो गई बैकबोन। बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस क्या होगी, वर्ब। वर्ब इज नॉन एज बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस और सेंटेंस का टेंस भी वर्ब पे डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब लगी हुई है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि वर्ब का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। हम बार बार टेंस की बात कर रहे हैं कि टेंस के अंदर वर्ब आती है। टेंस के अंदर वर्ब किस तरह से आती है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि टेंस के अंदर कैसे कह रहे हैं कि टेंस जो है वो पूरा का पूरा वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। टेंसेस के ऊपर हमारे 3 वीडियोज हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है, उनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये हमारी गारंटी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर टेंसेस के वीडियो आप देख लेते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जो भी इतना डिटेल में बताया गया है कि अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आपको इनके अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक सेंटेंस जो हमारी पूरी बॉडी है उसकी बैकबोन क्या होती है, वर्ब। अब वर्ब के एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्शन, ऑकुरेंस, एग्जिस्टेंस, इनकी जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन, मैंने कहा कि जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो, जैसे कि प्ले, क्या हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब क्या है, वर्ब है। ईट, कई टाबर कहेंगे जी इससे तो एनर्जी मिलती है। जी हाँ, एनर्जी मिलती है, लेकिन इसमें एनर्जी कंज्यूम भी होती है, ठीक है। तो इसमें भी यानी आपका कोई बॉडी का जो पार्ट है वो फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ये भी क्या होगी, वर्ब होगी। वॉक, ये क्या है, वर्ब। रीड, वर्ब। थिंक, वर्ब। कुछ ना कुछ तो फंक्शन कर रहा है ना। अगर मान लो ये फिजिकल वर्क नहीं है पर मेंटल एनर्जी तो इसमें भी कंज्यूम हो रही है। तो जहां भी हमारे बॉडी की किसी भी तरह की एनर्जी कंज्यूम होती है, ऊर्जा हमारी लग रही है, वो सारे के सारे हो गए एक्शन, और ये सारे होंगे वर्ब। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा आपको कि जिनके अंत में ना लगता है वो सारे वर्ब ही होते हैं। जैसे सोना, करना, उठना, बैठना, खाना, पीना, यानी जिसके भी लास्ट में ना लग जाए नॉर्मली, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वो सारे के सारे वर्ब होंगे। अगर हिंदी में, हिंदी अर्थ से आप ये पहचानना चाहो कि इनमें वर्ब कौन सी है और अर्थ अगर आपको आता है, तो जिसके भी अंत में आपको ना मिल जाए वो क्या हो जाएगा,
वो आपका वर्ब ही होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की। देखिए जो काइंड्स ऑफ वर्ब है उसको मेनली जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। यानी एक तो अपने ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव की बात करते हैं कि ट्रांसिटिव कौन सा है, इंट्रांसिटिव कौन सा है। एक अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। ये सारा का सारा एक ही वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इसको अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो वर्ब के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है। ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई करना, कौन सी वर्ब को हमने कहां पर लगाना है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो होगा, वर्ब का ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, यहीं पे आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक्स हमने वर्ब के जान लिए। वर्ब होती क्या है? वर्ब एक वर्ड है, राइट, और वर्ड है वो किसी भी काम के होने को दर्शाता है, यानी कहीं पे स्थापित होना, या सीधी सीधी बात है कि कोई भी कार्य होता है, खेलना, पढ़ना, उसको जो दर्शाने वाले वर्ब हैं या अवस्था को दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि काम हो चुका है, होने वाला है, ये भी सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स। जब ये पता चलता है कि काम अभी हुआ नहीं, होने वाला है, तो एग्जिस्ट स्टेट ऑफ बीइंग तो पता चल रहा है कि काम हुआ नहीं है, होने वाला है। तो स्टेट ऑफ बीइंग जिससे भी हमें पता चले वो भी एक वर्ब होती है। तो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर जो आती है वो आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज आर एम आ जाता है, वाज वर आ जाता है, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज हैव हैड आ जाएगा। अभी सारा डिटेल में बताता हूं, तब तक अगर ये बेसिक आप समझ गए हैं कि वर्ब होती क्या है और किस तरीके से आपको पता चलता है कि वर्ब है कौन सी और क्यों वर्ब एक सेंटेंस की बैकबोन है, तो चलते हैं आगे। अगर इसमें कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करते रहें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने बात कर रहे हैं वर्ब की, कि वर्ब के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्ब जो है उसके अंदर भी आगे जो है वर्ब्स को हम काइंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक तो हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कौन सा आएगा? जो मैंने कहा आपको, जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं। एक आता है मेन वर्ब और एक्शन, यानी जो जिस एक्शन की हम बात कर रहे थे वो एक्शन जो है वो होती है मेन वर्ब, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं हम कि ये कौन कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक तो आपका आ सकता है डू। डू जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शन है, ये डू की फॉर्म होती है डू डिड डन, ठीक है। तो डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में कार्य करता है। कौन से विच वर्ब एक्ट्स एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन होता है तो वो वर्ब है डू आपकी। डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी है और डू जो है वो एक्शन भी है। ये दोनों में काम आ जाता है आपके डू हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज। इसके बाद में आपकी जो वर्ब है वो है बी। हेल्पिंग वर्ब के अंदर बी का जो फॉर्म्स होते हैं, जब भी टेंसेस के अंदर कई बार बी लिखा हुआ आता है कि आपने बी का करेक्ट फॉर्म यूज करके और सेंटेंस को करना है, और बच्चे समझ नहीं पाते कि बी का फॉर्म क्या करना है। बी का मतलब है कि आपने जो इज आर एम या वाज वर में से जो आपको सूटेबल लगता है वो लगाना होता है, राइट। तो बी का मतलब ये होता है कि इज आर एम या वाज वर में से कौन सा इन पांचों में से, अगर जैसे हर वर्ब के अपने बात करते हैं 3 फॉर्म होती है, उसी तरह बी के ये 5 होते हैं, इज आर एम वाज और वर। इनमें से जो आपको सूटेबल लगता है कि ये आना चाहिए वो बी की करेक्ट फॉर्म होती है। ये आपका आ गया बी का। इसके बाद में बात करते हैं हम हैव की। हैव की कौन कौन से फॉर्म्स हो गए? हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। अगर हैव की फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि हैव की करेक्ट फॉर्म, इसका मतलब है इन तीनों में से आपको निकालना है। फॉर्म्स इसकी नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है पूछने का कि वो कहता है आपको हैव दे देता है कि हैव से रिलेटेड जो वर्ब है वो, तो हैव से रिलेटेड ये आपकी 3 वर्ब्स आ जाती है, हैज, हैव और हैड। ये सारी की सारी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। एक होता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स की भी जो है आपकी क्लास आएगी
और उसके अंदर आपको सारे मॉडल्स डिटेल से बता देंगे, लेकिन अभी ये बता देता हूँ मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स को अगर आपने पढ़ना है तो आप वीडियो देखिए फ्यूचर टेंस वाली। फ्यूचर टेंस को जब आप पढ़ेंगे, जो कि हमारा टेंस का पार्ट 3 है, फ्यूचर टेंस को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको टेंसेस के अंदर, जैसे मैंने बताया कि टेंसेस जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर बेसिकली 2 ही होते हैं, और प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ मॉडल्स का यूज करके उसको फ्यूचर का रूप दे दिया जाता है। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, जिसने भी पढ़ा है, कि विल और शैल। तो ये जो विल और शैल है, यानी जो फ्यूचर टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, वो सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, और ये जो विल है, इस विल की एक पास्ट फॉर्म है वुड, शैल की पास्ट फॉर्म है शुड। ये भी मॉडल्स में आ जाते हैं। मे आ जाता है, माइट आ जाता है, ये हैं हमारे मॉडल्स। ought टू, यूज्ड टू, नीड नॉट टू, ये मॉडल्स भी होते हैं। इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है, क्योंकि मॉडल्स भी होते हैं और मेन वर्ब में भी काम आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये हमारे मेन मॉडल्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, राइट। इसके बाद में जब आते हैं इधर मेन वर्ब की तरफ, एक्शन की मेन वर्ब, तो ये जो मेन वर्ब है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, मेन वर्ब को फर्दर हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी आपकी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ये जो आपके 2 प्रकार हैं वर्ब के, एक है ट्रांसिटिव वर्ब और एक है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के अंदर क्या फर्क है, ये हम पढ़ेंगे कि ट्रांसिटिव कौन सी है और इंट्रांसिटिव कौन सी है। पढ़ने वाली बात ये है। तो ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर मैं आपको बताता हूं, ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मस्ट, ऐसा कहा जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चल जाएगा। जैसे, तो इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो जो बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब काम कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। और जहां पर आपके ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जैसे हमने लिखा सीता गोज टू स्कूल, राइट। और यहां पे हमने लिखा ही गोज। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में देखिए, जब ये कहा जाए कि यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है दोनों में से, तो ट्रांसिटिव कौन सा हुआ? देखो, सीता गोज। सीता गोज कहाँ? पता नहीं। ठीक है, पता नहीं, तो जैसे यहाँ पे आ गया ही गोज, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आगे कुछ है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव, यानी ऑब्जेक्ट के बिना इंट्रांसिटिव इसको इसलिए कहें, यहाँ पे इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जब आगे इसके ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यही सेम वर्ब है, लेकिन जब आगे इसके आपके ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो वो वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग ना दे, राइट, जो बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग ना दे, उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और जो बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे दे, जो बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे दे, जैसे आप ये लिखें ही लाफ्ड, ही लाफ्ड, वह हंसा। ये सेंटेंस आपका पूरा हो रहा है, इसमें आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की वर्ब जो आपको यहां पे देखो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, मीनिंग हो रहा है आपका कंप्लीट, तो ये आपकी क्या हो गई? इंट्रांसिटिव। लेकिन यहां पे अगर सीधा लिखें आप हरी लव्स,
और आगे पड़ी है खाली जगह। तो जब तक आगे आपके जो ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता तब तक इस लव्स की देखो कोई वैल्यू बनती है क्या? नहीं बनती। हरी लव्स क्या, किससे? कुत्ते से, बिल्ली से, गधे से, किससे? नहीं पता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी होगी आपकी? इंट्रांसिटिव। तो मेरे हिसाब से आप इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव का फर्क समझ गए होंगे। जैसे यहीं पे हम ये कहें, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इससे मिलता जुलता मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बर्ड फ्लाई, ये लिख दिया, मतलब क्या हुआ? पंछी उड़ गया। यहां पे देखो ये जो वर्ब है ना, इसको आप बर्ड्स फ्लाई जब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है ये जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्यों होगा ट्रांसिटिव? देखो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि पक्षी उड़ गया, इसमें ऑब्जेक्ट की अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर भी इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है कि उड़ा है। तो कॉमन सेंस वाले वर्ड्स जो होते हैं जिनका अपने को पहले से पता होता है, उड़ना, उड़ना का मतलब ही क्या है? आकाश में उड़ा है, तो इन द स्काई लिखने की जरूरत नहीं होती। लिख भी सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसी वो वर्ब्स होती है जिनके आगे अपने को प्रीपोजिशंस लगाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे बर्ड्स फ्लाई टूवर्ड्स स्काई लिख दिया, यानी कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन लगा करके आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे एक देख लो कि इसमें प्रीपोजिशन की कमी है, नहीं तो आगे इसके कुछ लग सकता था। वो वाली जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब्स के अंदर ही आती है। इसी तरह जैसे यहां पर आ गया आपके ही लाफ्ड, वह हंसा। अब इसमें आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है कि लाफ्ड के बाद में आप लगा भी सकते हो, तो क्या लगा सकते हो? लाउडली लगा सकते हो, वो एडजेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आपका हो गया इंट्रांसिटिव। इसी तरह से एक और वर्ब लेके चलो, मैन डाइड। अब क्या है? मैन डाइड, भाई मर गया, मर गया तो मर गया, अब क्या कर, इसमें क्या करोगे? आगे क्या लगाओगे इसमें? इसके बाद में जब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, तो मॉडल्स वाली हमने बात कर ली सारी की सारी। मे, माइट, कैन, कुड, ये मॉडल्स होते हैं। ये अब तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड, मॉडल्स हो गया विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। और इसके बाद में इधर जो मेन वर्ब है एक्शंस, वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हमारे हो गए कंप्लीट। ओके तो अब अपने को इसके बाद में जो पढ़ना है वो है कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। राइट, तो इसके बाद में एक दूसरा जो आ जाता है तरीका वर्ब्स को करने का कि फाइनाइट कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है, तो उसको अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। फिलहाल आपके जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, ओके। तो इंट्रांसिटिव के अंदर आपके आ गया कि अराइव, डाई, फ्लोट, ये जो वर्ब्स होती है ये इंट्रांसिटिव होती है। ये जो डाई है इसको मैंने इधर करवाया, थोड़ा सा उसमें क्या है कि मैं खुद कंफ्यूजन में था। तो अराइव, डाई और फ्लोट उसी टाइम मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये कहीं उल्टा चल रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो कंफर्म कर लेते हैं। तो अराइव, डाई और अराइव और डाइव जो है ये परमानेंट ही आपकी कौन सी है? इंट्रांसिटिव वर्ब है कि इनको ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो करना ही मुश्किल है, इनको ऑब्जेक्ट फॉलो कर ही नहीं सकता। फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। तो तैरना ही, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि इसके साथ में भी आपका ऑब्जेक्ट आए। राइट, तो ये जो है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब ही रहेगी, अराइव और डाई परमानेंट। सो रिमेंबर इन द फ्यूचर, मेरी तरह आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद में जो है अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ते हैं। तो ये जो आगे हमारे पार्ट्स आ जाते हैं वर्ब के, एक आ गया आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब। एक हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया
नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है? देखिए, जब हम फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो वर्ब्स जो फॉलो करे क्या? रूल्स ऑफ टेंस। जो टेंस के रूल्स को फॉलो करती है वो वर्ब हमारी कहलाती है फाइनाइट वर्ब, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो वर्ब्स होती है जो रूल्स ऑफ टेंस को फॉलो ना करे, यानी इसके लिए रूल्स ऑफ टेंस जरूरी नहीं है और इसके लिए आपके रूल्स ऑफ टेंस जो हैं वो जरूरी है। अब ये है कि रूल्स ऑफ टेंस, वैसे तो आपको सही बताऊं तो फाइनाइट वर्ब, सारी वर्ब्स जो जितनी भी है ना ऑलमोस्ट सारी की सारी फाइनाइट ही है, क्योंकि टेंस के रूल सारे ही फॉलो करती है। किसी की फॉर्म चेंज हो जाती है, किसी का कुछ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ना उसके अंदर ये अपने 3 केस हो जाते हैं कि इस फॉर्म के अंदर अगर आ जाती है ना फिर वो वर्ब का रूप जो है ना बदलता नहीं है, टेंस चाहे कोई सा भी आ जाए। जैसे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के अंदर हमने बात की थी जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, उसमें भी इन्फिनिटिव पढ़ा था, टेंस में भी हमने इन्फिनिटिव पढ़ा था। इन्फिनिटिव जहां पे टू लग जाए ना वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे ही wanted to read a book, wanted to read a book या wanted to read लिख लो, तो बुक ही मत लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह he goes to bath, इस तरह से। अब देखिए हुआ क्या, इन्फिनिटिव हमें क्यों लगाना पड़ा? सीधी बात तो ये, इन्फिनिटिव होता क्या है? टू मैंने आपको बता दिया। अब हम कहें कि इन्फिनिटिव हमें टू लगाना क्यों पड़ा, तो देखिए ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? वर्ब। चारों वर्ब है ना, तो लड़ाई हो जाएगी कि मेन किसको रखें। जब घर में 2 मुखिया हो जाए ना तो फिर परिवार का सिस्टम ऊट पटांग चलने लग जाता है। तो ये क्या कहें कि मेन वर्ब किसको रखें। अब जब मेन वर्ब की बात हम करते हैं तो सीधा सीधी बात ये है कि टू हम तब लगाते हैं जब 2 वर्ब होती है और दोनों में से एक को हम मेन नहीं रखना चाहते। जैसे अब ये है, इसको हम मेन नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं यही हमारा मेन रहे, यहाँ पे हम चाहते हैं यही हमारा मेन रहे। तो जब 2 वर्ब्स होती है, कंडीशन क्या है कि 2 वर्ब्स होनी चाहिए, लेकिन जो मेन है वो हम सिर्फ एक को रखना चाहते हैं, तो जिसको हम मेन नहीं रखना चाहते उसके पहले टू लगा देते हैं। यानी जिसको हम मेन वर्ब नहीं रखना चाहते उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके पहले हम टू लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो रीड है ना, इसको हम मेन वर्ब नहीं बनाना चाह रहे थे तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके आगे पे क्या लगा दिया? टू। यहाँ पे जैसे हम बात को नहीं बनाना चाह रहे मेन वर्ब, अगर हम बात को मेन वर्ब नहीं बनाते हैं तो इसके पहले हम टू लगा देते हैं। यानी इन द केस जहां पर कि आपके 2 वर्ब्स अगर मौजूद हों एक साथ, 2 वर्ब हैं और दोनों में से एक को मेन रखना है, दूसरी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जिसको ऑब्जेक्ट बनाना है उसके पहले आप क्या करेंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। ये रहा आपका टू का प्रयोग। नेक्स्ट आपका आता है जिरंड। अब जिरंड की बात करते हैं कि जिरंड क्या होता है। ठीक है, तो जिरंड जो है वो एक पार्टिसिपल का ही फॉर्म होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल का फॉर्म होता है। कौन सा पार्टिसिपल? जो भी आईएनजी वाला। तो जिरंड का मतलब क्या होता है? जिरंड जो है वो होता क्या है? जनरली पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल कौन सा? आईएनजी वाला। यानी जैसे आईएनजी कौन सा पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल ये सिंथेसिस में भी मैंने पढ़ाया। तो पार्टिसिपल जो है वो है कौन सा? आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल जब होता है ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपके जो है वो एज ए नाउन यूज कर लिया जाए। यानी पार्टिसिपल को कैसे यूज किया जाए? व्हेन पार्टिसिपल यूज्ड एज ए नाउन। ये कहते हैं कि जब पार्टिसिपल को एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है उसको, उस सेंटेंस को आप जिरंड कहते हैं। जैसे कि हम ये कह लें स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये हम लिखते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहां पे स्विमिंग हुआ क्या?
स्विमिंग जो है वो एक नाउन बन गया। हम बात कर रहे हैं कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग क्या बन गया, एक नाउन बन गया। इसी तरह जैसे कह दें रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पे आईएनजी तो हमने लगाया है, लेकिन ये बना क्या, नाउन, हमारा सब्जेक्ट बना है और एज ए नाउन बना है। जब ऐसा केस हो, जब एक आईएनजी लगा हुआ, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ वर्ब, यानी आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्या बन जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक नाउन के रूप में कार्य करे, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, उसको आप क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, राइट। अब आ गया आपका पार्टिसिपल। तो देखो जब पार्टिसिपल को हम पढ़ते हैं तो हमें दो तरीके के पार्टिसिपल मिलते हैं। एक तो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए जब पास्ट पार्टिसिपल की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और एज एन एडजेक्टिव इसको यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में ही इसको अधिकतर हम यूज करते हैं। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा करके और इसको यूज किया जाता है। ये होते हैं आपके पार्टिसिपल को अपने काम में लेने का तरीका। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इस पास्ट पार्टिसिपल का क्या किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल को आप एडजेक्टिव के रूप में काम में लेते हो। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वो हो गया जिसमें अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया अपना थर्ड फॉर्म। जैसे एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे आए, सोचने वाली बात है ना कि यार वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे आ रहा है थर्ड फॉर्म। तो देखो टॉय इज डैमेज्ड, खिलौना क्या है, टूटा हुआ है। और जब टॉय डैमेज्ड है तो डैमेज्ड है क्या, थर्ड फॉर्म में ईडी लगी है तो डैमेज्ड आ गया, और है क्या, टॉय का एडजेक्टिव हो गया। डोर इज पेंटेड, दरवाजा कैसे है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, दरवाजे का, कि दरवाजा जो है वो रंगा हुआ है। इस तरह से जब थर्ड फॉर्म जो है वो आपके एज ए एडजेक्टिव यूज होती है तो वो आपका हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये था आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब कहते हैं इधर तो आपने कोई बात ही नहीं की, तो इधर देखो जैसे मैं कहता हूं निशा इज गोइंग टू दिल्ली, राइट। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा निशा वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तीसरा मैं लिखता हूं निशा वाज इन दिल्ली। देखो मैंने कुछ नहीं लगाया किसी के आगे, ठीक है, फिर भी यहां से मुझे पता चल गया फाइनाइट से। यानी फाइनाइट वो होती है जिस टेंस के रूल के हिसाब से यूज हो, मतलब अपने को टाइम का पता चल जाए। जैसे निशा इज और गोइंग मैंने लगाया ना, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि अभी इस समय निशा जा रही है दिल्ली, राइट। तो टाइम का मेरे को यहां से पता चल गया, ये क्या होगी, फाइनाइट। यहां पे वेंट सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब क्या है कि वो जा चुकी है दिल्ली। यानी ये कहेंगे वेंट टू, यानी उसको दिल्ली गए हुए टाइम हो गया, वो दिल्ली चली गई थी। और यहां पे देखो वाज इन दिल्ली, वाज इन दिल्ली का मतलब है वो दिल्ली में थी। यानी अब है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वो दिल्ली में थी। तो जहां से आपको टाइम पता चलता है, टेंस के अकॉर्डिंग आप अलग से यूज करते हो, वो वर्ब क्या होती है जो टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल ले। टेंस के हिसाब से जो रूप बदल ले उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये कुछ वर्ब्स हैं जो नॉन फाइनाइट है, ये टेंस के रूल फॉलो नहीं करते, यानी टेंस के रूल इनमें है ही नहीं। सीधी बात ये है, जैसे टू लग गया तो टू के जो बाद वाला है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, तो इसमें फिर टेंस का रूल तो ये मानेगी नहीं। और ये लगता कब है, जब हम दो वर्ब को अलग करते हैं, वो इसके अंदर है। जैसे पास्ट जो पार्टिसिपल होता है अपना, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, टॉय इज डैमेज्ड।
डोर इज पेंटेड। उसी तरह जब प्रेजेंट पार्टिसिपल अपना एक नाउन के रूप में कार्य करता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब अपने सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जिरंड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पर एज ए नाउन ये एक नाउन बन गई है, विषय बन गया है कि स्विमिंग जो है वो अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिरंड। ये था हमारा सारा का सारा जो वर्ब का ढांचा है वो। इसके बाद में अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।